Class 11th, chapter number 2, Biological Classification. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism. यानी जब से हमने सिविलाइज करना स्टार्ट करा है, रहना सीखा है, तब से बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर पाए. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of need to use organism for our own use, for food, shelter and clothing. यानी सबसे पहले क्राइटेरिया इस हिसाब से था कि हम एनिमल्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं, हमारे खाने के लिए, रहने के लिए या पहनने के लिए. एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. यानी एरिस्टोटल ने सबसे पहले एक साइंटिफिक बेसिस दिया था क्लासिफिकेशन का, जो उसने यूज़ करा था सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. यानी उसने सबसे पहले प्लांट्स को, बड़े प्लांट्स को ट्रीज बोला, उनसे छोटे को श्रब्स और उनसे सबसे छोटों को हर्ब्स. फिर उन्होंने डिवाइड करा एनिमल्स को भी दो ग्रुप में, जिनके पास रेड ब्लड था, जिनके पास नहीं था. इन लीनस के टाइम में 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जिसमें प्लांट और एनिमेलिया किंगडम 2 बनाए गए. was developed that included all plants and animals respectively. This system does not distinguish the यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. यानी इसमें कुछ डिफरेंसेस नहीं रखे गए यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के बीच में, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर के बीच में, फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड. यानी ये क्लासिफिकेशन बहुत इजीली हो गया, समझने में भी इजी था. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो दोनों ही कैटेगरी में नहीं आए. Hence the 2 kingdom classification was used for long time was found inadequate. यानी इसे अधूरा समझा गया. Beside gross morphology, a need was felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship, etc. तो बिसाइड के सिर्फ बाहर से मॉर्फोलॉजी देखें, ज़रूरत पड़ी कि अंदर की चीज़ें जैसे सेल का स्ट्रक्चर या न्यूट्रिशन कैसा है, हैबिटेट कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, इन सब की भी ज़रूरत पड़ेगी. Classification system for living organism have hence undergone several changes over the time. Though plant and animal kingdom have been a constant under all different system. यानी कि इस सिस्टम में बहुत चेंजेस आते गए हैं, बहुत टाइम से आ ही रहे हैं, लेकिन 2 किंगडम हमेशा से कांस्टेंट रहे हैं, प्लांट और एनिमल का. The understanding of what groups of organism be the nature of the kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. यानी धीरे धीरे साइंटिस्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम्स में प्लेस करते जा रहे हैं समझ के. R.H. Whittaker proposed a 5 kingdom classification. The kingdoms defined by him were Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. यानी R.H. Whittaker ने 5 kingdom classification बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि 5 टाइप के किंगडम हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया. इनका मेन क्राइटेरिया क्या था? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. यानी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है, क्या खाते हैं, रिप्रोडक्शन कैसा है और इनके बाकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कैसे हैं. ठीक, जो टेबल ऊपर दी हुई है ये पूरा उसके बारे में बताता है. The 3 domain system have also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the eukaryotic kingdom in the 3rd domain and thereby 6 kingdom classification. ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा. Let us look at the 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm and angiosperm under plants. यानी सबको उसने प्लांट के अंदर क्लासीफाई करा था. कैरेक्टर ये था जिसने पूरे होल किंगडम को साथ में रखा हुआ था कि उनकी सेल वॉल होती है प्रेजेंट सेल्स में. इससे पता चला कि जितने भी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग भी होंगे तो भी उन्हें साथ में रखा जाएगा, क्योंकि उनके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है. इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन algae. इससे सब साथ में आ गए with the other groups of eukaryotic. It also grouped together the unicellular organism and multicellular, जैसे Chlamydomonas और Spirogyra algae में रखे गए. The classification did not differentiate between the heterotrophic group and the autotrophic green plant, though they showed a characteristic difference in their cell wall composition. यानी सब अलग अलग हुए होते भी उन्हें एक साथ में रख दिया गया. The fungi had chitin
इन देयर वॉल्स वाइल द ग्रीन प्लांट हैड सेल्यूलोजिक सेल वॉल, यानी कि फंगी के पास काइटन होता था सेल वॉल में और ग्रीन प्लांट के पास सेल्यूलोज. व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंडीजर द फंगी वर प्लेस्ड इनटू अ सेपरेट किंगडम, यानी इससे फंगस को अलग किंगडम में रखा गया जिसका किंगडम फंगी बोला गया. ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, और बाकी सबको मोनेरा में रख दिया गया. और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक बचे उन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया. प्रोटिस्टा में क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला और पैरामीशियम अमीबा सब साथ में आ गए जो पहले अलग अलग किंगडम में हुआ करते थे. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom. This happened because the criteria for the classification changed. अब क्योंकि criteria change हुआ तो बहुत सारे animal जो पहले अलग अलग में थे सब साथ में आ गए. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship. यानी कि इस टाइप के चेंजेस फ्यूचर में भी होते रहेंगे जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाएगी कि हमें कैसे क्लासीफाई करना है. Over time, an attempt had been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarity but also phylogenetic. जैसे evolutionary relationship पे भी based आजकल classification करे जा रहे हैं. इस चैप्टर में हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी के, और बाकी प्लांट और एनिमेलिया के जो हैं वो सेपरेटली अलग चैप्टर्स में आएंगे. किंगडम मोनेरा. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सोल में इकलौते मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के. बहुत अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बहुत तादाद में पाए जाते हैं. बैक्टीरिया सब जगह प्रेजेंट हैं. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, यानी आप एक मुट्ठी अगर मिट्टी उठाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरियाज मिल जाएंगे. बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रहते हैं, जैसे बहुत गर्म स्प्रिंग्स होती हैं जहाँ डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस और कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पे हम में से कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है. मैनी ऑफ देम लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एट पैरासाइट. बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप: स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप बैसिलस, कॉमा शेप विब्रियम एंड स्पाइरल स्पिरुलियम. ये डायग्राम्स दिए हुए हैं नीचे, यानी जो गोल टाइप के उन्हें कोकस, स्फेरिकल, जो रॉड शेप के हैं बैसिलस, जो कॉमा शेप के हैं विब्रियम और जो स्पाइरल हैं वो स्पाइरुलियम. दो द बैक्टीरिया सिंपल स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, यानी इसका सिर्फ स्ट्रक्चर सिंपल होता है, बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है. कंपेयर टू मेनी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी बहुत डाइवर्स हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं. कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो खुद का खाना बना लेते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं. बहुत सारे हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं, यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं. आके बैक्टीरिया, दीज आर द बैक्टीरिया दैट आर स्पेशल. ये स्पेशल होते हैं क्योंकि ये बहुत हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज़ या फिर बहुत हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, या फिर बहुत मार्शी एरिया जिन्हें मिथाइनोजेंस बोला जाता है. ये दूसरे बैक्टीरिया से अलग होते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है और ये फीचर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इनके एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए. मिथाइनोजेंस गट में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे एनिमल्स की, जैसे काऊ, बफेलो के, और वहाँ पर ये मीथेन बनाने का काम करते हैं जो बायोगैस का एक मेजर कंपोनेंट्स होता है, और इसलिए हमें बायोगैस इन एनिमल्स के डंग यानी गोबर से मिलती है. यू बैक्टीरिया. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया. इनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, यानी इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत टाइट होती है, और अगर ये मोटाइल होते हैं यानी मूवमेंट कर सकते हैं तो इनके पास एक फ्लैजिलम होता है. द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं. इनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो प्लांट्स के जैसा होता है, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी. द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ, यानी इनकी जो कॉलोनीज होती है वो एक जिलेटिन जैसे सब्सटेंस से कवर्ड रहती है. दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़, ये पॉल्यूटेड जो पानी रहता है वहाँ पर ज़्यादा रहती है. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट. हेट्रोसिस्ट में ये एटमॉस्फेयर की जो फ्री नाइट्रोजन रहती है उसको फिक्स कर लेते हैं. इसके एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाविना. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस inorganic substances such as nitrate, nitrites and ammonia and use the release energy for their ATP production. जो कीमोसिंथेटिक होते हैं वो भी ऐसे ही बाकी जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं उनको ऑक्सीडाइज करके जो भी रिलीज़ होता है उससे अपना ATP का प्रोडक्शन कर लेते हैं.
दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं रिसाइकल करने में न्यूट्रिएंट्स। फिर आते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये बहुत अबंडेंट होते हैं नेचर में। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, ठीक है, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, बहुत इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है हमारी अफेयर्स में। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं। एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करने में, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्स करते हैं लेग्यूम्स में, यानी दाल के पौधों में, रूट्स एक्सेट्रा। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, खुद से हमें बीमारियाँ भी हो जाती हैं। क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, ये हमको मतलब सब टाइप की बीमारियां कर सकते हैं। कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीजेज, यानी ये कुछ डिजीजेज हैं जो इनकी वजह से हमें हो जाती हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। मोस्टली ये फिजन से करते हैं, यानी बीच में से कट लगता है और दो में डिवाइड हो जाते हैं। पर कभी कभी जब कंडीशंस ठीक नहीं होती तो ये स्पोर्स बना लेते हैं। They also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to other। कभी कभी ये sexual reproduction भी करते हैं, किस तरीके से, DNA ट्रांसफ़र से, जैसे नॉर्मली sexual reproduction होता है। The mycoplasma are organism that completely lack a cell wall। माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं और ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं, यानी डिजीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। फिर है किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, यानी जितने भी सिंगल सेल्ड होते हैं वो सब प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, इसकी बाउंड्रीज सही से नहीं पता है। अगर एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है तो वो दूसरे बायोलॉजिस्ट के प्लांट भी हो सकता है। इसमें क्रिसोफिट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स और यूग्नेनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ भी इस कैटेगरी में आ जाता है। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक, यानी जो इसके मेंबर्स हैं वो एक्वाटिक होते हैं। द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट, एनिमल्स एंड फंगी, तो इससे एक लिंक बन जाती है प्लांट, एनिमल और फंगी के बीच। और यूकैरियोट होते हुए प्रोटिस्टन सेल बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। Some have flagella and cilia. Protista reproduce asexually and sexually by process involving cell fusion and zygote formation, यानी दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी, और इससे सेल फ्यूजन और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आते हैं ग्रीसोफाइट्स, इसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं, डेस्माइड्स भी बोलते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन इन्वायरमेंट्स, फ्रेश पानी में और मेराइन दोनों में मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली मूव करते रहते हैं वाटर करेंट्स में। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल, यानी इनमें सेल वॉल बनती है जिसमें दो ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, और इसलिए इसकी वॉल टूट नहीं सकती क्योंकि सिलिका से बनती है। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth, यानी इससे जो लगातार होने वाला डिपॉजिट होता है उससे इकट्ठा हो जाता है कुछ, जिससे हम diatomaceous earth बोल देते हैं। Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups, मतलब इसको हम पॉलिशिंग में और ऑयल्स और सिरप को फिल्टर करने में यूज़ कर सकते हैं। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, जैसे प्लांट्स इस पर होते हैं, अर्थ पर प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, वैसे ये ओशियन में प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। फिर आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक, यानी पानी में रहने वाले होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड कलर के होते हैं, जो भी उनके पिगमेंट प्रेजेंट होगा सेल में उस कलर के हो जाएंगे। सेल वॉल में सिर्फ सेलुलोज प्लेट होती है बाहर की तरफ। दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है इन द फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स मिलते हैं जिनको गोनायोलैग्स बोला जाता है। ये लगातार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत बार समुद्र जो रहता है वो लाल दिखने लग जाता है, जिसको हम रेड टाइड्स भी बोलते हैं, यानी लाल लहरें दिखने लग जाती हैं। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैराइन एनिमल सच एज स्पीशीज, इसके टॉक्सिन्स की वजह से बहुत बार जो बाकी के मैराइन एनिमल्स हैं वो भी मर जाते हैं।
फिर होते हैं यूग्लेनॉइड्स. मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर. ये रुके हुए पानी में मिलते हैं, फ्रेश वाटर होता है. पर इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल. इनमें सेल वॉल नहीं होती पर एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं, जिससे इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है. 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग. और फोटोसिंथेसिस होते हैं सनलाइट की प्रेजेंट में, लेकिन अगर सनलाइट नहीं है तो फिर ये हेटेरोट्रॉफ्स हो जाते हैं बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल organism. Interestingly, the pigments of euglenoid are identical to those present in higher plants. यानी जो higher plants में मिलता है पिगमेंट वही इनमें भी पाया जाता है. इसका एग्जाम्पल होता है यूग्लेना. स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. सैप्रोफाइटिक होते हैं, इनकी बॉडी डीकेइंग मतलब जो सड़ी हुई चीज़ें होती हैं, पत्तियाँ वगैरह, वो खा के रहती हैं. अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो ओवर एंड स्प्रेड सेवरल फीट. यानी कि अगर इनको अच्छी कंडीशंस मिल जाती है तो ये बहुत सेवरल फीट तक ग्रो कर जाते हैं. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी. यानी कि जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसमें ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं और इनकी जो टिप्स होती है ऊपर की तरफ उसमें स्पोर्स आ जाते हैं. द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स. इनके जो स्पोर्स रहते हैं उसमें ट्रू वॉल्स रहती हैं. एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती हैं, बहुत सेवरल ईयर्स तक बहुत सारी कंडीशंस में रह सकती हैं. और जो स्पोर्स रहते हैं वो एयर करंट की वजह से इधर उधर चले जाते हैं, यानी ट्रैवल कर सकते हैं एयर के थ्रू. फिर है प्रोटोजोन. प्रोटोजोन हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और प्रीडेटर या पैरासाइट के फॉर्म में रह सकते हैं. दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल. इनको माना जाता है कि ये एक तरीके से एनिमल्स के रिलेटिव ही होते हैं. और ये 4 मेजर टाइप के होते हैं. एक होते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोन. ये फ्रेश वाटर, सी वाटर, वॉइस सॉइल बहुत सारी जगह पर मिल सकते हैं. दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सुडोपोडिया एज एन अमीबा. मेराइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस. यानी अपने जो प्रीडेटर होते हैं उनका शिकार कर लेते हैं अमीबा के जैसे. और मेराइन जो रहते हैं यानी पानी में रहने वाले, उनके ऊपर एक सिलिका का शेल बना होता है. और कुछ एंड अमीबा के फॉर्म में पैरासाइट्स बन के रहते हैं. फिर होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन. इस मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक. इनके पास फ्लैजिला होता है, ये हमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं सच एज स्लीपिंग सिकनेस. इसका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा. फिर सीलिएटेड प्रोटोजोआ होते हैं जो एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें बहुत सारे सीलिया होते हैं. इनमें कैविटी होती है जो बाहर की तरफ खुलती है और इनका एक मूवमेंट होता है जो कोऑर्डिनेटेड होता है. यानी इनके जो सीलिया होते हैं, पैर जैसे स्ट्रक्चर, वो एक साथ मूव करते हैं, तो जो भी खाना रहता है वो इसके पास आ जाता है. एग्जाम्पल पैरामीशियम. फिर स्पोरोजोन. ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास इन्फेक्शस स्पोर लाइक स्टेज होती है, इन्फेक्शन कॉज कर सकती है. सबसे नोटोरियस इसमें होता है प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया पैरासाइट, जो हमको मलेरिया कॉज कर देता है, जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हम पर. किंगडम प्लांटे. किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल द यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स. यानी इसमें जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब आ जाते हैं. ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं और क्लोरोफिल होता है इनमें, तभी सारे प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखते हैं, लीव्स जो भी होती हैं. अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक. कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो इंसेक्ट्स खाते हैं, जैसे कस्कटा इज अ पैरासाइट. वीनस फ्लाईट्रैप, ब्लैडर वोट आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्कटा इज अ पैरासाइट, यानी किसी और प्लांट के ऊपर रहकर उससे न्यूट्रिशन गेन करने वाली. द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोज. इनकी सेल्यूलोज से बनी हुई सेल वॉल होती है और प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट दिखते हैं. यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8. जब पढ़ेंगे तब उसमें आ जाएगा. प्लांटे इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज 2 डिस्टिंक्ट फेसेस. 2 फेसेस होते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक और हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक. एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते रहते हैं. द लेंथ्स ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेसेस आर एंड वेदर दीज फेसेस आर फ्री और लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. यानी फ्री लिविंग होंगे कि किसी पर डिपेंडेंट होंगे, कितना लंबा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेस चलेगा, ये चेंज होता रहता है. फिर आता है किंगडम एनिमेलिया. द किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल नहीं होती है इनकी सेल्स में. ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, जैसे हम. दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी
एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट, यानी अपना फूड डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं फैट के फॉर्म में। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, यानी फूड को इंजेस्ट करते हैं, अपने मुंह से लेते हैं फिर गले में जाता है, इसे इंजेक्शन होता है। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, एक ग्रोथ पैटर्न होता है, एडल्ट्स बनते हैं, बच्चे से फिर बड़े हो जाते हैं, डेफिनेट शेप और साइज़ होता है। जो हायर फॉर्म्स होते हैं उनका सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म भी अच्छा होता है, जैसे अपन ह्यूमन बींग्स एक तरीके के एनिमल्स ही होते हैं, पर अपन हायर एनिमल्स हैं, इसलिए अपने सारे सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छे चलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ज़्यादातर लोकोमोशन कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, दोनों उससे चलता है। अब है वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकन्स। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन एंड सम एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स आर briefly introduced here. All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effect virus can have on us, even if we do not associate it with our conditions. यानी जब हमको सर्दी खांसी हो जाती है तो वो भी वायरस की वजह से ही होती है, तो हमें पता रहता है कि वायरस क्या कर सकता है हमारे साथ में। वायरसेस डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। अब उनको क्लासिफिकेशन में जगह इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उनको ट्रूली हम लिविंग भी नहीं बोल सकते और नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। If we understand living as those organisms that have cell structure, the viruses are non-cellular organism. यानी अगर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका एक पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर होता है, पर वायरसेस नॉन सेल्यूलर होते हैं, कोई सेल ही नहीं होता, तो इसलिए इनको हम लिविंग नहीं मान सकते हैं। दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। और जब जैसे ये किसी बॉडी के बाहर होते हैं तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में, और कोई बॉडी इनको मिल जाती है तो ये लिविंग जैसे बिहेव करने लग जाते हैं। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। जैसे ये इन्फेक्ट करते हैं एक सेल को और उसकी मशीनरी पर काबू कर लेते हैं, वैसे आप उसको रेप्लिकेट करते जाते हैं और होस्ट की मौत हो जाती है। वी डू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजन, यानी वायरस का मतलब होता है जहर, वॉज गिवन बाय पास्चर। DJ Ivanovsky recognized certain microbes as casual organism of mosaic disease of tobacco, ठीक है, टोबैको में डिजीज कॉज करी। These were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filter, और क्योंकि बैक्टीरिया से छोटे थे, बैक्टीरिया के फिल्टर से पास हो गए। M.W. Bijernik demonstrated that extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluidum, ठीक है, क्योंकि उससे डेथ हो रही थी और इन्फेक्शन हो रहे थे तो उन्होंने इसको इन्फेक्शियस फ्लूइड का नाम दिया। फिर W.M. स्टेनली ने बताया कि वायरस क्रिस्टलाइज हो सकते हैं और क्रिस्टल में ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं, इनर्ट होते हैं स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर। वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। In addition to proteins, viruses also contain genetic material. ये RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है। कोई भी वायरस ऐसा नहीं होगा जिसमें RNA DNA दोनों प्रेजेंट हो, या तो RNA होगा या फिर DNA होगा। अ वायरस इज़ अ न्यूक्लियोप्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। जनरली देखें तो वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, जो एनिमल को इफेक्ट करते हैं वो या तो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA होंगे या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA होते हैं। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस किसको बोलते हैं? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं। आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेल ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। तो इस कैप्सोमियर हेलिकली अरेंज होते हैं पॉलीहेड्रल फॉर्म में, ज्योमेट्रिक फॉर्म में, और डिजीज़ कैसी कॉज करते हैं? मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा। एड्स जो डिजीज़ होती है ह्यूमन में वो भी वायरस की वजह से होती है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, यानी लीव्स जो रहती है उस पर ऐसी धारियाँ बनने लग जाती हैं, लीफ रोलिंग हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है, येलोइंग हो जाती है, कुछ पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं, वेन्स दिखने लग जाते हैं। डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, यानी प्लांट की ग्रोथ होना रुक जाती है। फिर है विरॉइड्स। 1971 टीओ डाइना ने डिस्कवर करा था अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। वायरसेस से छोटे थे ये और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते थे। इट वाज फाउंड टू बी फ्री RNA, ये फ्री RNA थे और प्रोटीन कोड नहीं होता था इनमें जो वायरसेस में मिलता था, इसलिए इनका नाम विरॉइड्स था। द RNA ऑफ विरॉइड वॉज लो मॉलिक्यूलर वेट। Prions. In modern medicine, certain infection neurological diseases were found to be transmitted by an agent consistent of abnormally folded protein. The agent was similar in size to virus. वायरस के बराबर रहते थे और इन एजेंट्स को प्रायोन्स बोला गया।
इनकी सबसे ज़्यादा नोटिसेबल डिजीज़ थी बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसको मैड काउ डिजीज़ भी बोलते हैं, जो कैटल्स में होती है यानी गाय भैंस में, और एनालॉग वेरिएंट CR जेकब डिजीज़ जो ह्यूमंस में होती है। फिर लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, यूज़फुल होता है एक दूसरे का एल्गी और फंगस का। इसमें जो एल्गी होता है उसके कंपोनेंट को हम फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, और जो फंगस होता है उसको माइकोबायोन्ट बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होते हैं रिस्पेक्टिवली। एल्गी फंगस के लिए खाना प्रिपेयर करता है और फंगस उसको रहने के लिए जगह देता है, तो दोनों एक दूसरे की म्यूचुअली हेल्प करके एक साथ रहते हैं। And absorb mineral nutrients and water for its partner. So close is their association in that if one saw lichen in nature, one would never imagine that it had two different organisms within them. Lichens are a very good population indicator. They do not grow in populated area. Lichen उस जगह पे ग्रो नहीं करते हैं जो पॉल्यूटेड होता है, यानी पॉल्यूशन की अच्छी इंडिकेटर होते हैं। जहाँ पर पॉल्यूशन रहेगा वहाँ पर ये कभी भी ग्रो नहीं करेंगे।